नमस्कार। मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री की लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट 3 है। जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यू न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, आज पार्ट 3 में भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सिंपल एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है। फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई करंट फ्लो किया है तो जितना करंट फ्लो किया है वो उसके मेटल डिपोजिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फैराडे ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मेटल डिपोजिशन पे ही डिपेंड नहीं करती, कुछ और अदर फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि केमिकल इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितनी पास करी है। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज हैं जिनके रिगार्डिंग हम लोग ये न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि अगर कोई NiNO3 होल ट्वाइस का सोल्यूशन है और उसमें इसका इलेक्ट्रोलाइज किया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके, जिसमें आपका करंट फ्लो किया है 2.50 एम्पियर और 40 मिनट के लिए फ्लो किया है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें निकल का वेट ऑफ डिपोजिशन कितना होगा। ठीक, तो सिंपल कि हमने इलेक्ट्रोलाइज किया NiNO3 होल ट्वाइस के सोल्यूशन के अंदर, जिसमें आपने करंट फ्लो किया 2.50 एम्पियर 40 मिनट्स के लिए। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना वेट निकल का डिपोजिशन हुआ, यानी वेट कैलकुलेट करना है कि कितना निकल डिपॉजिट हुआ। तो यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन अब एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस है NiNO3 होल ट्वाइस का, वो ये है कि इसमें जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर रिएक्शन इसकी होगी NiNO3 होल ट्वाइस, जिसमें निकल +2 फॉर्म में और 2NiO3 माइनस निकलेगा। फिर इसमें जो निकल है उसको हम निकल मेटल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग का Ni+2 और उसको 2 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेंगे जब वो Ni मेटल में कन्वर्ट होगा, यानी निकल मेटल में कन्वर्ट होगा। तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई, जो कि हम फैराडे लॉ का फॉर्मूला होता है इक्वल टू करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन अ सेकेंड। तो करंट इन एम्पियर I से डिनोट कर दिया, टाइम इन सेकेंड T से डिनोट कर दिया। तो हमें करंट यहाँ दिया गया है कि करंट है हमारा 2.50 एम्पियर और हमें टाइम दिया गया 40 मिनट्स को। 40 मिनट्स जो होते हैं उसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टाइम को हम लोग 40 × 60 सेकेंड करेंगे तो हमारे को सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा टाइम। तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने 2.5 × 40 × 60 इक्वल टू हमारा 6000 कूलम बन गया। अब इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई जब हमने 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो किया और 40 मिनट्स के लिए करा। तो फिर अब हम लोग इसमें अब कैलकुलेट करेंगे कि हमने अभी देखा कि ये रिएक्शन है इसकी, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। अब रिएक्शन की बात करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ रिएक्शन में देखा कि जो Ni है वो Ni+2 और Ni+2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारा Ni में कन्वर्ट हो गया। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हम उसको 2 × 96500 कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस होगा 1 मोल के लिए। तो हमारे को पता है कि निकल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास, वो 58.5 ग्राम हुआ। तो हमारे को 58.5 ग्राम ऑफ निकल के लिए हम लोग 2 × 96500 इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हुई। तो निकल का मॉलिक्यूलर वेट ये रहा 58.5। अब हमें ये कैलकुलेट किया कि इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई 6000 कूलम। तो 6000 कूलम का डिपॉजिट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे 58.5 × 6000 कूलम डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 96500। तो हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 1.82 ग्राम।
यानी कि जो निकल का डिपोजिशन है वो 1.82 ग्राम हुआ जब आप उसमें 2.50 एम्पियर का करंट दे रहे हो और 40 मिनट्स तक कंटिन्यूस आप उसको करंट पास कर रहे हो। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल था जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि अगर मान लो कोई सोल्यूशन है उसके अंदर हम लोग करंट इतना फ्लो करते हैं तो उसका वेट डिपोजिशन हमें कैलकुलेट करना है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि आपको बताया है कि कितने घंटे लगेंगे जब आप 3 मोल ऑफ Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करेंगे और जब उसमें करंट होगा 2 एम्पियर, और ये फैराडे लॉ मैंने आपको बता ही दिया 96500 कूलाम होता है। अब हम लोग सिंपल ये यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है इसका, Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिएक्शन क्या हुई कि Fe+3 हुआ और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा तभी वो Fe+2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ Fe+3 का, तो हमें रिक्वायर कूलम कितने हुए 96500 कूलम। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि हमें रिडक्शन ऑफ 3 मोल ऑफ कूलम रिक्वायर्ड है, तो 3 × 96500 कूलम हो गया। 3 रिडक्शन 3 मोल ऑफ Fe+3 को हमें रिक्वायर्ड है तो हमारा 3 × 96500 कूलम हो गया। तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया 2.89 × 10⁵ कूलम। अब हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो हमारा हुआ करंट टू टाइम, जो कि हम फैराडे लॉ से है। तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमें पता लग गई, यहाँ से निकाल ली हमने 2.895 × 10⁵, और हमें करंट पता है कि 2 एम्पियर का दिया है तो हमें टाइम निकल जाएगा। तो टाइम हुआ हमारा 2.89 × 10⁵ अपॉन डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा कैलकुलेशन पे आया 1.4475 × 10⁵ सेकेंड। और जब हम लोग इसको अब हमें क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कितने घंटे में आपका Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ पर बताया है। तो हमें इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.4475 × 10⁻⁷ ये हमें यहाँ से कैलकुलेट किया सेकंड में। अब उसे हम आर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 60 × 60 इक्वल टू 40.21 आर, मतलब कि 40 घंटे लगेंगे जब आप एक 3 मोल ऑफ Fe+3 को आप Fe+2 में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल है कि अगर 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल्स हैं A, B और C, ठीक, जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिंक सल्फेट, A के लिए आपका जिंक सल्फेट है, B के लिए आपका सिल्वर नाइट्रेट है और C के लिए आपका कॉपर सल्फेट है। उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक। अब हमने एक करंट फ्लो किया, स्टडी करंट फ्लो किया, जो कि 1.5 एम्पियर का है। स्टडी करंट पास किया 1.5 एम्पियर का, और 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, उस दौरान 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ एट कैथोड सेल ऑफ बी में। बी सेल्स जो है वहाँ पर कैथोड, जो बी सेल का कैथोड है वहाँ पर जाकर आपका जो सिल्वर है वो 1.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब हमें ये पता करना है कि कितना करंट फ्लो हुआ और कितना वेट कॉपर और जिंक का डिपॉजिट हुआ, ठीक। तो हमें सिंपल ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं जिनको हमने सीरीज में कन्वर्ट किया, जिसमें एक तो ए जो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो जिंक सल्फेट का था, बी आपका सिल्वर नाइट्रेट का था और सी आपका कॉपर सल्फेट का था। उसमें हमने देखा कि जो आपका 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ कैथोड, जो कैथोड है बी सेल का वहाँ पर, और हमने एक स्टडी करंट फ्लो किया 1.50, और इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। अब हमें इस पूरे न्यूमेरिकल में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना करंट फ्लो हुआ और कितना कॉपर और जिंक का डिपोजिशन हुआ। अब हम लोग ले लेते हैं सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सेल बी कंटेन AgNO3 एंड रिएक्शन में भी रिप्रेजेंट, यानी कि सेल बी में आपका AgNO3 था, सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट की आपकी रिएक्शन होगी ये AgNO3, जो कि रिवर्सिबल है, Ag+2 प्लस NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने यहाँ देखा कि Ag पे +1 वैलेंसी चार्ज है, ठीक। अब इस Ag+ को हम लोग एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर, तो हमें इसको मेटल में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन लिया और मेटल में कन्वर्ट हो गया कैथोड पे, ठीक। अब
इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है कि 1 मोल यानी कि 1 मोल या फिर 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, यानी 108 ग्राम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है सिल्वर का, तो या तो 1 मोल है या फिर 108 ग्राम सिल्वर है जो कि डिपॉजिट हुआ जब आपने 96500 कूलाम का करंट फ्लो किया। तो अगर आप जब आपका 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ, जो कि हमें इक्वेशन जो कि हमें अपने न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है कि 1.5 ग्राम ऑफ आपका सिल्वर डिपॉजिट हुआ, तो 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ तो हमने क्या किया 96500 इंटू 1.5 और आपका 108 से डिवाइड कर दिया, तो हमें अपना करंट जो मिला 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट के दौरान हमें जो करंट मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिली, वो है 1295.6 कूलाम। अब हमें पता है कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से कि Q इज इक्वल टू I इंटू टी है, तो Q तो हमें पता चल गया, यानी इलेक्ट्रिसिटी हमें पता चल गई 1295.6 कूलाम हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली, और करंट हमारा कितना फ्लो हुआ 1.5, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए वो नीचे 1295.6 डिवाइडेड बाय 1.5, तो हमें टाइम मिल गया 863 सेकेंड्स। ठीक, अब हमें टाइम पता चल गया कि कितना लंबा करंट फ्लो हुआ जब आपका 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ, जब कैथोड सेल बी के कैथोड्स में। ठीक, अब हमें कॉपर और जिंक का वेट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम फैराडे लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को यूज करेंगे। तो सेल ए है, उसमें रिएक्शन क्या होगी कि Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो मेटल में कन्वर्ट हो जाए, तो हमारी रिएक्शन हुई Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और आपका जिंक में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको इस तरीके से लिखो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 इंटू 96500 कूलाम ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय 1 मोल या फिर 65.3 ग्राम ऑफ जिंक। ठीक, जब 65.3 ग्राम ऑफ जिंक है तो हमारे को करंट मिला 2 इंटू 96500 कूलाम। तो हमें ये बताया 2 इंटू 96500 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हुई जिंक की, तो वो इक्वल हुआ 65.3 ग्राम के। तो हमें जब करंट दिया गया 1295.6 कूलाम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट हुई जिंक में, तो हमारा कैलकुलेशन हुआ 65.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 कूलाम इंटू 1295.6, तो हमें यहाँ पर जिंक का डिपोजिशन मिला 0.438 ग्राम। ठीक, यहाँ पर हमने जिंक का डिपोजिशन कैलकुलेट कर लिया इससे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से कि किस तरीके से निकाला कि फिर हमारा अब आता है कि अब सेल सी की बात करते हैं। सेल सी की बात करते हैं तो सेल सी में क्या हुआ कि आपको रिएक्शन आपको पता है कि कॉपर जो होता है वो भी कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कॉपर को कन्वर्ट करने के लिए कॉपर मेटल में, तो वो सेम 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको लिखो 2 इंटू 96500 कूलाम ऑफ करंट प्रोड्यूस, या फिर 1 मोल ऑफ, या फिर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 2 इंटू 96500 ऑफ कूलाम ऑफ करंट डिपॉजिट हुआ है कॉपर का, वो हुआ 63.5 ग्राम के इक्वलेंट। ठीक, जो कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब इसको आपने यहाँ पर अब आपको करंट आपको पता है कि आपने कैलकुलेट किया, आपका करंट आया इलेक्ट्रिसिटी करंट जो कि आपका आया 1295.6 कूलाम। तो हमारे को यहाँ पता है कि 1295.6 कूलाम ऑफ करंट डिपॉजिट हुआ कॉपर के लिए, तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे 63.5 इंटू 1295.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500 कूलाम। तो हमारे को कॉपर का वेट मिल जाएगा कि कितना कॉपर वेट है, कॉपर वेट निकला 0.42 ग्राम। तो हमें ये कैलकुलेशन से पता चला कि हमें कितना करंट फ्लो किया, करंट फ्लो आया हमारा अपना करंट आया
1295.6 और टाइम हमें मिल गया कि 863 और हमें जिंक और कॉपर का डिपोजिशन इस फॉर्मूले से निकाल लिया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।